नमस्कार, आप देख रहे हैं राज्यसभा टीवी। दिन भर की तमाम अहम खबरों के साथ मैं हूं प्रीति। शुरुआत करेंगे हेडलाइंस के साथ। पाकिस्तान की ओर से सीज फायर उल्लंघन पर वायुसेना प्रमुख सख्त, कहा भारत के पास खुले हैं और भी विकल्प। देश में न्यायिक सुधारों को लेकर राष्ट्रपति की सलाह, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका में संतुलन रहे कायम। कलेक्टरों के सम्मेलन में योजनाओं के बेहतर अमल पर जोर, कैबिनेट सचिव ने कहा ज्यादा पारदर्शी शासन के हक में सरकार। झारखंड में जेएमएम ने सरकार बनाने के लिए राज्यपाल से मिलकर मांगा वक्त, मध्यावधि चुनाव के हक में नहीं कांग्रेस। और नोबेल विजेता मोहम्मद यूनुस ने बैंकों की नीति पर उठाए सवाल, कहा गरीबों की जगह अमीरों को मिलता है ज्यादा कर्ज। शुरुआत पहले खबर के साथ। भारत पाकिस्तान के बीच नियंत्रण रेखा पर तनाव के बीच वायुसेना प्रमुख ने साफ कर दिया है कि अगर सीज फायर का उल्लंघन नहीं रुका तो दूसरे विकल्प भी खुले हैं। इस बीच फ्लैग मीटिंग के प्रस्ताव पर पाकिस्तान अब तक खामोश है। बीएसएफ और पाकिस्तान रेंजर्स के बीच होने वाली नियमित बैठक भी पाकिस्तान पहले ही अगले महीने तक टाल चुका है। दिल्ली में एनसीसी कार्यक्रम में पहुंचे वायुसेना प्रमुख एनएके ब्राउन ने साफ कहा कि पाकिस्तान की ओर से बार बार युद्ध विराम का उल्लंघन स्वीकार नहीं किया जा सकता। वायुसेना प्रमुख ने कहा कि अगर पाकिस्तान ने इसे रोकने की संजीदा कोशिशें नहीं की तो भारत को दूसरे विकल्पों पर विचार करना होगा। We have a line of control. We have a ceasefire agreement. We have certain mechanisms. We have certain structures, and that is sacrosanct. And any violation of these with impunity, especially as what's been happening in the last few months, is totally unacceptable. We're monitoring the situation very carefully, because if these things continue the way they are and the violations continue to take place, then perhaps we may have to look at some other options for compliance. इस बीच जम्मू कश्मीर में नियंत्रण रेखा पर तनाव घटाने के मकसद से भारत ने पाकिस्तान के सामने ब्रिगेडियर स्तर की फ्लैग मीटिंग का प्रस्ताव रखा था, पर पाकिस्तान अब तक इस पर चुप्पी साधे हुए है। बीएसएफ और पाक रेंजर्स के बीच 16 जनवरी को नियमित बैठक मुनाबाव में होनी थी। पाक रेंजर्स ने बैठक से 12 दिन पहले 4 जनवरी को ही ये बैठक टाल दी थी, जो अब 20 फरवरी को होगी। बैठक में सीमा से जुड़े कई मसलों पर बातचीत होनी है। 4 दिन पहले पाकिस्तानी जवानों की ओर से 2 भारतीय सैनिकों की बर्बर हत्या के बाद से नियंत्रण रेखा पर तनाव बना हुआ है। भारत ने पाकिस्तानी उच्चायुक्त को बुलाकर इस पर कड़ा विरोध दर्ज करा। जवाब में पाकिस्तान ने भी ऐसी ही कार्रवाई की। पाकिस्तान ने अपने कब्जे वाले कश्मीर और जम्मू कश्मीर के बीच चलने वाली पैगाम अमन बस सेवा भी बंद कर दी। ऐसे में हालात जल्द सामान्य होते नहीं दिखते। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। पाकिस्तान से रिश्तों को लेकर क्या नीति हो, इसे लेकर राजनीतिक दलों की अलग अलग राय सामने आ रही है। बीजेपी का मानना है कि भारत को फिलहाल पाकिस्तान से राजनयिक संबंध तोड़ लेने चाहिए, जबकि कांग्रेस का मानना है कि सरकार को जनता के मिजाज को ध्यान में रखकर कदम उठाने चाहिए। नियंत्रण रेखा पर 2 भारतीय सैनिकों की बर्बर हत्या और लगातार सीज फायर उल्लंघन के बाद पाकिस्तान के साथ रिश्तों को फिर परिभाषित करने की मांग जोर पकड़ रही है। मुख्य विपक्षी दल बीजेपी का मानना है कि इस्लामाबाद से भारतीय उच्चायुक्त को वापस बुलाकर पाकिस्तान को कड़ा संदेश दिया जाना चाहिए। सीडीएम का जो दौर भारत और पाकिस्तान के बीच चल रहा है, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर का, इसे तत्काल रोक देना चाहिए। और साथ ही साथ हाल फिलहाल जो भारत के हाई कमिश्नर इस्लामाबाद में हैं, उनको वापस बुला लेना चाहिए। और भारत और पाकिस्तान के बीच जो राजनयिक संबंध है, जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस हैं, उनका स्तर थोड़ा फिलहाल घटा देना चाहिए। कांग्रेस भी चाहती है कि पाकिस्तान के बारे में कोई फैसला करते वक्त सरकार जनता की राय को ध्यान में रखे। देश में गुस्सा है और मैं कम से कम कांग्रेस के कार्यकर्ता होने के नाते चाहूंगी कि सरकार इस गुस्से को समझे और इस गुस्से को अपने कामों से, अपने पाकिस्तान से अपने रिश्ते में व्यक्त करें। पूर्व विदेश मंत्री के नटवर सिंह का भी मानना है कि फिलहाल बातचीत को बंद करने और वीजा देने में कड़ाई बरतने की जरूरत है। अब बयान दिया जा रहा है कि साहब जो कंपोजिट डायलॉग है उसको जारी रखना चाहिए। क्यों रखना चाहिए भाई?
थोड़ी ढील डाल दो उसके अंदर, उनसे कहो कि भाई आगे नहीं बढ़ेगा जब तक आपका रवैया ठीक नहीं होगा। फिर आप कर रहे हैं कि वीजा, गृह मंत्री ने कहा कि भाई कोई रद्द बदल नहीं होगी, क्यों नहीं होगी, स्थिति बदल रही है तो आप कहिए भाई वीजा कम मिलेंगे। वैसे भारत पहले ही पाकिस्तान को कड़ा ऐतराज दर्ज करा चुका है। विदेश मंत्री कह चुके हैं कि इस घटना से रिश्तों पर असर पड़ सकता है। भारतीय सेना फ्लैग मीटिंग बुलाने की मांग कर चुकी है। ऐसे में बहुत कुछ पाकिस्तान के अगले कदम पर भी निर्भर करता है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। लश्कर-ए-तैयबा के सरगना और मुंबई हमलों के मास्टरमाइंड हाफिज सईद का दावा है कि वो हाल में पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में नहीं गया था। समाचार एजेंसी रॉयटर्स को टेलीफोन पर दिए गए इंटरव्यू में हाफिज सईद ने कश्मीर में हमले बढ़ाने की बात भी कही। हालांकि केंद्रीय मंत्री हरीश रावत ने हाफिज के पीओके में न होने के दावे को गलत करार दिया है। बीजेपी का कहना है कि इस बयान से साबित हो गया है कि पाकिस्तान सरकार आतंकवादियों के इशारे पर काम कर रही है। जो इसके लिए दोषी हैं उनको पाकिस्तान दंडित करे, और विशेष तौर पर जिस तरीके से एक आतंकवादी सरगना का नाम आ रहा है कि वो इस घटनाक्रम के पीछे हो सकता है, वो भारत के लिए बहुत चिंता का सबब है। और जिस तरीके की धमकी की भाषा में बातें की जा रही है वो भी हमको स्वीकार्य नहीं है। जो सरकार वहां चल रही है वो अलकायदा, जमातुल दावा और हाफिज सईद जैसे लोगों के डिक्टेशन पर काम करती हुई दिखाई पड़ रही है। और इसीलिए सरकार जिस तरह से इन ताकतों को का बचाव करती दिखती है, इन ताकतों की प्रवक्ता बनी दिखती है, उससे बहुत साफ है कि पाकिस्तान जो है वो अमन की बात आतंकवाद की मानसिकता से कर रहा है। वहीं मथुरा के शेरनगर गांव में शहीद लांस नायक हेमराज के परिवार और गांव के लोग भूख हड़ताल पर बैठ गए हैं। गांव वालों ने सरकार और अधिकारियों पर उपेक्षा का आरोप भी लगाया। गांव वालों के मुताबिक सरकार ने शहीद हेमराज को वो सम्मान नहीं दिया जिसके वो हकदार थे। 8 जनवरी को पाकिस्तानी जवानों ने नियंत्रण रेखा पार करके 2 भारतीय जवानों लांस नायक हेमराज और सुधाकर सिंह की बर्बर तरीके से हत्या कर दी थी। जैसा भी मतलब गवर्नमेंट ने किया है और यहाँ के प्रशासन ने किया है वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। मेरे भाई को जैसे शहीदों को सम्मान दिया जाता है वो सम्मान मेरे भाई को नहीं मिला है, बिल्कुल भी नहीं मिला है। मतलब ऐसे तो इनकी आम आदमी के लिए किया जाता है, जो इनकी घर पे इनकी जिनकी डेथ हो जाती है उनके जैसे मेरे भाई के साथ जो शहीद हुए उनके साथ ऐसा किया गया है। कोई गवर्नमेंट का कोई बंदा नहीं आया, ना कोई मंत्री आए, नहीं बैठे सब, कोई ना आया, ना कोई अधिकारी आया, ना कोई मुख्यमंत्री आया, ना कुछ आया। और वहाँ के मुख्यमंत्री और संग साथ के गए और वहीं अपने दाग लगवा के आए। हमारे यहाँ कोई अधिकारी नहीं आया। हम अपने यहाँ से खर्चा किए और अपनी बसोदाते दासत्कार किए हुए। दूसरी तरफ पाकिस्तान में मुंबई हमले के साथ संदिग्धों के खिलाफ सुनवाई फिर 1 हफ्ते के लिए स्थगित हो गई है। मामले की अगली सुनवाई 18 जनवरी को होगी। इस मामले में लश्कर का सरगना हाफिज सईद और जकीउर रहमान लखवी भी आरोपी हैं। बचाव पक्ष के वकील ख्वाजा हरीश अहमद ने निजी कारणों से सुनवाई स्थगित करने की मांग की, जिसे जज चौधरी हबीबुर रहमान ने मंजूर कर लिया। हालांकि आज ही अभियोजन पक्ष के 3 गवाहों से जिरह होनी थी। 22 दिसंबर को सुनवाई 3 हफ्ते के लिए स्थगित कर दी गई थी। इससे पहले हुई सुनवाई के दौरान जांच एजेंसियों के अधिकारियों ने मुंबई पर हमला करने वाले 10 आतंकवादियों की ट्रेनिंग पर गवाही दी थी। अधिकारियों ने ट्रेनिंग कैंपों से जुटाए सबूत भी दिए थे। खबरें जारी हैं, हम लौट रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। हम हैं एटीसी अजमेर में, जहां पर महिला बटालियन को ट्रेनिंग दी जा रही है। इनकी ड्यूटी, इनकी मेहनत और इनकी लगन इनके बुलंद हौसलों की तर्जुमान रही। सेवा भाव, इंसानियत और तत्परता जिसकी मिसाल है सीआरपीएफ की ये महिला बटालियन। बुलंद हौसले, ऊंची उड़ान, देश की शान। देखिए सीआरपीएफ महिला बटालियन पर हमारी ये खास पेशकश सिर्फ राज्यसभा टीवी पर। Hello and welcome to this special program of India Interact. The most recent addition to that concept is the whole issue of financial inclusion. There cannot be a common minimum program so far as economic agenda are concerned. We can have debates in parliament, it should be on issues, not on party position. Watch India Interact only on Rajya Sabha television.
राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने न्याय प्रणाली में सुधार करते समय लोकतंत्र के तीनों अंगों के बीच के संतुलन से छेड़छाड़ न करने की सलाह दी है। इंडिया इंटरनेशनल लॉ फाउंडेशन के कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि न्यायपालिका की सक्रियता और हस्तक्षेप का सकारात्मक योगदान रहा है, लेकिन ये जरूरी है कि लोकतंत्र के तीनों अंग न्यायपालिका, विधायिका और कार्यपालिका अपनी निर्धारित भूमिका निभाएं। वैश्विक परिप्रेक्ष्य में न्याय सुधार विषय पर बोलते हुए प्रणब मुखर्जी ने कहा कि संविधान में तीनों अंगों के दायित्व बटे हुए हैं और इन्हें एक दूसरे के अधिकार क्षेत्र में हस्तक्षेप करने से बचना चाहिए। उन्होंने महंगी न्याय प्रक्रिया और इसमें लगने वाले ज्यादा समय पर चिंता जाहिर की। राष्ट्रपति ने न्यायपालिका से लोगों को जल्द और सस्ता न्याय मुहैया कराने के लिए जरूरी कदम उठाने की सलाह दी। The existence of the rule of law is a priority, with the highest standards of transparency and the delivery of speedy justice at affordable cost being the two legs that give life and soul to the precept. These are the components that judiciary should focus on to implement the justice-oriented approach. Justice delivered with these goals can only live up to the highest standards of the ideal. राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने देश को लोहड़ी, मकर संक्रांति और पोंगल पर मुबारकबाद भी दी। राष्ट्रपति की शुभकामना है कि हमारे किसानों की मेहनत देश में विकास और उन्नति लाए। उन्होंने कहा कि लोहड़ी, मकर संक्रांति और पोंगल के शुभ अवसर पर देशवासियों को मेरी तरफ से बधाई और सबकी खुशहाली और समृद्धि के लिए शुभकामनाएं। नई फसल, किसानों की मेहनत और कुदरत के उपहार के प्रतीक ये पर्व भविष्य में राष्ट्र के विकास और उन्नति की उम्मीदें हैं। लोहड़ी और मकर संक्रांति 13 तारीख को है, जबकि 14 जनवरी को पोंगल का त्योहार मनाया जाएगा। राजधानी में आज जिला कलेक्टरों के सम्मेलन का समापन हो गया। इसमें प्रशासन में और पारदर्शिता लाने के साथ केंद्र की योजनाओं के बेहतर अमल पर ज्यादा चर्चा हुई। सम्मेलन का समापन कैबिनेट सचिव अजीत सेठ ने किया। उन्होंने जिला अधिकारियों की दिक्कतें भी सुनी और अपने सुझाव दिए। सम्मेलन में मनरेगा, पीडीएस, स्वास्थ्य, कैश ट्रांसफर, कानून व्यवस्था, शिक्षा, महिला और बाल विकास परियोजनाओं के बेहतर अमल पर जोर दिया गया। साथ ही जनता की बढ़ती आकांक्षाओं के मद्देनजर प्रशासन को और व्यवहारिक बनाने पर चर्चा हुई। प्रशासनिक सुधारों की दिशा में सरकार कई कदम भी उठा रही है। इन पर हमारे संवाददाता अरविंद कुमार सिंह ने भारत सरकार के कैबिनेट सचिव अजीत सेठ से एक्सक्लूसिव बातचीत की। कलेक्टर्स का जो सम्मेलन हुआ, इसमें क्या खास एजेंडा था और क्या खास बातें उभर के आई? हम सुनना चाहते थे कि उनकी क्या कठिनाइयां हैं और किस तरह की चुनौतियों को वो का सामना कर रहे हैं, और उनको इस बात से भी मतलब परिचित कराना चाहते थे कि सरकार की ओर से क्या पहल की जा रही है और क्या पॉलिसी डायरेक्शंस हैं। तो इस आदान प्रदान से, और सबसे बड़ी बात यह है कि वो आपस में पारस्परिक रूप से एक दूसरे के साथ अपने अनुभव को का आदान प्रदान कर सीख सकते हैं और सुझाव दे सकते हैं एक दूसरे को। तो इस परिप्रेक्ष्य में मेरे ख्याल से काफ़ी सफल रहा। सर, यहाँ काफ़ी वर्षों से प्रशासनिक सुधारों की बात हो रही है, लेकिन एक बात आमतौर पर देखने को मिलती है कि जो कलेक्टर का कार्यकाल है, कल भी जिस पे चर्चा हुई कि वो बहुत ही सीमित रहता है, उनके बार बार ट्रांसफर्स होते हैं। सर, इससे जो प्रशासन की जो एफिशिएंसी है क्या कम नहीं होती और क्या करने की जरूरत है? नहीं, मैं आपसे सहमत हूँ कि कलेक्टर का जो कार्यकाल है वो एक न्यूनतम इतना तो होना चाहिए कि वो अपने मतलब कुछ प्रभावी हो सके अपने जनपद के अंदर। और केंद्र सरकार की ओर से हम लोग प्रदेश सरकार को, विभिन्न प्रदेश सरकारों को इस बात की सुझाव देते रहे हैं कि वो उनका एक ऐसा न्यूनतम इतना कार्यकाल रखें जिससे कि प्रभावी हो सके। अभी क्या ऐसी मोटी मोटी चीज़ें हैं जिसको सुधार करने की जरूरत है, क्योंकि राज्यों में प्रशासन कई जगह जो है वो बहुत शिथिलता जैसी आई हुई है? नहीं, मैं शिथिलता तो नहीं कहूँगा, मगर हाँ ये है कि इस बात पर हमारा बल रहा है, प्रधानमंत्री जी का भी हमेशा इस बात पर बल रहा है कि कार्यान्वयन प्रभावी होना चाहिए। जो लोकल लेवल पर जो इनिशिएटिव ले सकते हैं उसको अवश्य लेना चाहिए, और हम प्रयास ये करते हैं कि स्कीमों में भी इतनी फ्लेक्सिबिलिटी रहे कि अगर लोकल परिस्थितियों के अनुरूप अगर उसमें कोई वो छोटी मोटी तब्दीली करना चाहें तो कर लें, मगर उसका मुख्य उद्देश्य यही होना चाहिए कि कार्यान्वयन जो है वो प्रभावी हो।
केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री के रहमान खान का कहना है कि अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए सच्चर समिति की कई सिफारिशें लागू कर दी गई हैं, लेकिन मुश्किल ये है कि लोगों को इसकी जानकारी नहीं मिल पाई है। लिहाजा इन योजनाओं के प्रति जागरूकता बढ़ाना सरकार के सामने एक बड़ी चुनौती है। संसद की अल्पसंख्यक मामलों की परामर्श समिति की टीम आज हरियाणा में मेवात जिले के नूह पहुंची। इस टीम ने अल्पसंख्यक समुदायों के विकास के लिए चलाई जा रही योजनाओं का जायजा लिया। तक तो काम बहुत हुआ है, ये नहीं कहना, ये कहना भी गलत होगा कि कुछ नहीं हुआ है, मगर उसमें तेजी लाना जरूरी है, क्योंकि अगर तेजी नहीं लाएंगे वही रफ्तार से करते रहेंगे जो दूसरे जगह जो तरक्की डिस्ट्रिक्ट जो डेवलप्ड डिस्ट्रिक्ट है उसी हिसाब से यहाँ भी काम चला तो ये और भी पीछे रह जाएगा। परामर्श समिति का नेतृत्व कर रहे के रहमान खान ने कहा कि किसी योजना की सफलता के लिए जागरूकता बेहद अहम है। इस मौके पर उन्होंने सच्चर समिति की कई सिफारिशें सरकार की ओर से लागू किए जाने की भी जानकारी दी। अवेयरनेस नहीं है या तो रीच नहीं है, इससे ये इम्प्रेशन बना हुआ है कि सच्चर कमेटी के रिकमेंडेशन अभी इम्प्लीमेंट नहीं हुए हैं। अब रहा सच्चर कमेटी में हमने 2-3 इश्यूज को जो नहीं कर पाए हैं अभी तक, वो एक इक्वल अपॉर्चुनिटी कमीशन जो है वो कर नहीं पाए हैं, वो उसको हम जल्दी लागू करने जा रहे हैं। और इसी तरह से एक डाइवर्सिटी इंडेक्स और डेटा बैंक ये भी बहुत जरूरी है। दिल्ली से करीब होने के बावजूद मेवात का ये इलाका अब भी पिछड़ा है। यहाँ की 80% आबादी अल्पसंख्यकों की है। लिहाजा परामर्श समिति के सदस्य अली अनवर कहते हैं कि यहाँ की मेव जनजाति को अनुसूचित जनजाति में शामिल किया जाना चाहिए। मीना को आपने शेड्यूल्ड ट्राइब कर दिया, मेव को क्यों नहीं देंगे? दोनों का गोत्रपाल एक है, दोनों को के रिचुअल्स कई मिलते जुलते हैं, दोनों के आप डीएनए टेस्ट कराइएगा तो दोनों का मिलान मिल जाएगा। तो इसलिए भाई इस तरह की नाइंसाफी मत कीजिए, दोनों को दीजिए। मेवात को उन 90 जिलों में शामिल किया गया है जहां अल्पसंख्यकों की आबादी की बहुलता है और इनके विकास के लिए 12वीं पंचवर्षीय योजना में कई प्रावधान भी किए गए हैं। पंचानन मिश्रा, राज्यसभा टीवी। खबर झारखंड से, जहां झारखंड मुक्ति मोर्चा ने आज राज्य में नई सरकार बनाने का दावा पेश किया। बहुमत का आंकड़ा जुटाने के लिए जेएमएम ने राज्यपाल से समय मांगा है। इसके बाद कांग्रेस और आरजेडी के नेताओं ने भी राज्यपाल से मुलाकात की। झारखंड में नई सरकार बनाने की कोशिशें जारी हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा प्रमुख शिबू सोरेन और उनके विधायक पुत्र हेमंत सोरेन ने राज्यपाल सैयद अहमद से मिलकर राज्य में नई सरकार बनाने का दावा पेश किया। महामहिम से हम लोगों ने मुलाकात किया और मौजूदा राजनीतिक परिस्थिति के बारे में उनको अवगत कराया है। राज्य में सरकार बनाने की अभी भी संभावनाएं हैं और निश्चित रूप से वैकल्पिक सरकार बनने की स्थिति अभी भी है। इस बीच आरजेडी और कांग्रेस के भी कुछ नेता राज्यपाल से मिले और राजनीतिक हालात पर चर्चा की। कांग्रेस राज्य में फिलहाल चुनाव कराने के हक में नहीं है, मगर जेएमएम के समर्थन पर फैसला आला कमान को लेना है। गठबंधन जारी रहेगी, क्या होगी सब दिल्ली सरकार बताएगी। वो सबसे बड़ी पार्टी है, वो दावा जो पेश किया है उसमें हम लोग बोले हैं कि राष्ट्रपति शासन नहीं लगना चाहिए। अभी 2 साल बचा हुआ है माननीय विधायकों का, विधानसभा का, इसलिए हम लोग नहीं चाहते हैं कि विधानसभा भंग हो। 1% भी पॉपुलर गवर्नमेंट बनने की संभावना है, अगर तो निश्चित रूप से मौका देना चाहिए। कोई अगर अपना दावा पेश करते हैं सरकार बनाने के लिए तो उन्हें मौका देना चाहिए। हेमंत सोरेन दिल्ली में कांग्रेस नेता शकील अहमद से मुलाकात कर राज्य में नई सरकार बनाने में मदद मांग चुके हैं। झारखंड में 8 जनवरी को जेएमएम ने 28 महीने पुरानी बीजेपी की अर्जुन मुंडा सरकार से समर्थन वापस ले लिया था। मुंडा ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देते हुए राज्यपाल से विधानसभा भंग करने की सिफारिश की थी। राज्य में 82 सदस्यीय विधानसभा में सरकार बनाने के लिए 42 विधायकों का समर्थन जरूरी है। वर्तमान में जेएमएम और बीजेपी के 18 और कांग्रेस के 13 विधायक हैं। इसके अलावा छोटे दलों और निर्दलीय विधायकों की सरकार बनाने में भूमिका अहम होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। हरियाणा में सोनीपत के खरखौदा में दुष्कर्म पीड़ित नाबालिग छात्रा ने आग लगाकर खुदकुशी करने की कोशिश की। इससे छात्रा करीब 90% तक जल चुकी है। पीड़िता का रोहतक पीजीआई में इलाज चल रहा है। पुलिस ने दुष्कर्म के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। 5 जनवरी को स्कूल से घर लौटते वक्त छात्रा को झांसा देकर उसके पड़ोसी ने इस वारदात को अंजाम दिया। घटना के बाद से पीड़िता गुमसुम रहने लगी थी। शुक्रवार को उसने पहले मां को पूरी बात बताई और फिर खुद को आग लगाकर जान देने की कोशिश की। इस लड़की की हालत बेहद नाजुक बनी हुई है।
HIV एड्स के खिलाफ देश में जागरूकता फैलाने वाली रेड रिबन एक्सप्रेस ने तीसरा चरण पूरा कर लिया। दिल्ली में इस मौके पर रेल मंत्री पवन बंसल और स्वास्थ्य मंत्री गुलाम नबी आजाद समेत अभियान से जुड़ी तमाम हस्तियां और संस्थाओं के नुमाइंदे मौजूद थे। आज से ठीक एक साल पहले ये रेड रिबन एक्सप्रेस देश भर में लोगों के बीच एड्स को लेकर जागरूकता का संदेश फैलाने निकली थी। इस दौरान इस ट्रेन ने 23 राज्यों का सफर किया और 162 स्टेशनों पर रुकी। 1 करोड़ से ज्यादा लोगों तक संदेश पहुंचाकर लौटी रेड रिबन एक्सप्रेस का दिल्ली के सफदरजंग स्टेशन पर शानदार स्वागत हुआ। रेल मंत्री पवन बंसल के मुताबिक स्वस्थ भारत के निर्माण के लिए रेलवे हर मुमकिन सहयोग देगी। I can say with confidence that NACO, the entire NACO family, and all those who've been associated with the running of the 3 phases can look back to the past with a sense of satisfaction that the objective with which they set out with the first phase, they have succeeded in achieving that. रेड रिबन का पहला कारवां 1 दिसंबर 2007 को चला था, जो 22 राज्यों से गुजरा। दूसरी रेड रिबन ट्रेन 1 दिसंबर 2009 को निकली, जिसने 22 राज्यों के 80 लाख लोगों तक संदेश पहुंचाया। इस तीसरी रेड रिबन ने 1 करोड़ 14 लाख लोगों तक पहुंच बनाकर नया रिकॉर्ड कायम किया। स्वास्थ्य मंत्रालय मानता है कि रेड रिबन ने इस मुहिम को नया आयाम दिया है। I'd also like to talk about the support we have got from many partners, many ministries and all state governments. But most of all, the Ministry of Railways has been steadfastly with us. सरकार रेड रिबन के नए चरण के साथ 12वीं पंचवर्षीय योजना में कुछ नए कदम भी उठा रही है। हालांकि कई संसदीय समितियां जागरूकता अभियानों के संबंध में कई तरह के सवालिया निशान लगाती हैं। बावजूद इसके रेड रिबन एक्सप्रेस जैसे प्रयोगों ने निश्चय ही जागरूकता फैलाने में अहम भूमिका निभाई है। कैमरामैन DK पांडे के साथ अरविंद कुमार सिंह, राज्यसभा टीवी, दिल्ली। नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित बांग्लादेश के अर्थशास्त्री मोहम्मद यूनुस ने बैंकों से जरूरतमंद गरीबों को ज्यादा कर्ज मुहैया कराने पर जोर दिया है। पुणे में तीसरी भारतीय छात्र संसद में गरीबी पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि गरीबों की सबसे बड़ी वजह हमारी व्यवस्था है। बांग्लादेश ग्रामीण बैंक के संस्थापक मोहम्मद यूनुस ने आज पुणे में छात्रों से बांग्लादेश में सुधारों की मुहिम में अपने तजुर्बों को साझा किया। उन्होंने बताया कि आजादी के बाद बांग्लादेश में भुखमरी और सूदखोरी का बोलबाला था, तब भी बैंक अमीरों को ही कर्ज दे रहे थे। यही हालात आज भी हैं। You lend money to people who already have money, and you refuse to lend money to people who don't have money. I thought logic should guide you the other way. You should be lending money to people who don't have the money. That should be the first priority. That's not how banks do. मोहम्मद यूनुस ने बताया कि उन्हें बांग्लादेश में ग्रामीण बैंक खोलने में किन चीजों और विचारों से मदद मिली। उन्होंने ये भी कहा कि गरीबी का मूल कारण हमारे तंत्र में ही है। Poverty is not created by poor people. It's not their fault. Poverty is created by the system that we built, policies that we pursue, institutions that we have created. They create poverty, not the poor people. Poor people are the victims. They are not the creator of poverty. मोहम्मद यूनुस ने भारत को विश्व का नेता बताते हुए देश के युवाओं को वैश्विक सोच का विकास करने की सलाह दी। मोहम्मद यूनुस ने ख्वाहिश जताई कि अगली छात्र संसद में बांग्लादेश समेत सभी सार्क देशों के छात्रों को भी बुलाया जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। श्रीलंका की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश शिरानी भंडारनायके पर महाभियोग को राष्ट्रपति महिंद्रा राजपक्षे जल्दी मंजूरी दे सकते हैं। राजपक्षे के प्रवक्ता के मुताबिक राष्ट्रपति 2 या 3 दिनों में अपने संवैधानिक विशेषाधिकार का इस्तेमाल करके इसे मंजूरी दे सकते हैं। चीफ जस्टिस पर महाभियोग पर शुक्रवार को श्रीलंका की संसद मुहर लगा चुकी है। हालांकि वहां बार एसोसिएशन ने राष्ट्रपति से इस फैसले को बदलने की मांग की है। ब्रिटेन और अमेरिका ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद शिरानी के खिलाफ महाभियोग चलाए जाने की कड़े शब्दों में निंदा की। श्रीलंका के सुप्रीम कोर्ट ने इसी हफ्ते शिरानी भंडारनायके के खिलाफ संसदीय समिति की तरफ से लाए गए महाभियोग पर रोक लगा दी थी और संसदीय समिति की जांच रिपोर्ट को भी खारिज कर दिया था। भारत के महान आध्यात्मिक गुरु और विचारक स्वामी विवेकानंद की आज 150वीं जयंती है। देश भर में लोगों ने उन्हें अपने अपने तरीके से याद किया। स्वामी विवेकानंद के जन्मदिन को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है।
भारतीय दर्शन और चिंतन से पश्चिमी दुनिया को वाकिफ कराने वाले स्वामी विवेकानंद के जन्म दिवस पर आज पूरे देश ने उन्हें याद किया। विवेकानंद तुम्हें बुलाते हैं, उठो। इस मौके पर देश में अलग अलग जगहों पर कई कार्यक्रम हुए। छोटे छोटे बच्चों और युवाओं ने स्वामी विवेकानंद जैसी पोशाक पहनकर रैलियां निकाली। इस अवसर पर युवाओं ने उनके जैसे ही विचार और देश सेवा की भावना की शपथ भी ली। 12 जनवरी 1963 को कोलकाता के दत्त परिवार में जन्म हुआ नरेंद्र नाथ का, जो आगे चलकर स्वामी विवेकानंद कहलाए। दुनिया के लिए उनका एक ही संदेश था कि मानव सेवा ही ईश्वर सेवा है। बंगाल समेत देश के दूसरे हिस्सों में भी सांस्कृतिक पुनर्जागरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले विवेकानंद जी के चिंतन और दर्शन ने पूरी दुनिया का ध्यान भारत के अध्यात्म की तरफ खींचा। 1893 में अमेरिका के शिकागो में विश्व धर्म सम्मेलन में स्वामी विवेकानंद ने संबोधन की शुरुआत अमेरिकी भाइयों और बहनों से की। उनके उस संबोधन ने पश्चिम के विचारकों पर गहरी छाप छोड़ी। मानवता की सेवा की खातिर उन्होंने 1892 में रामकृष्ण मठ और रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। अपनी पूरी जिंदगी उन्होंने मानव सेवा करते हुए और यायावर सन्यासी के रूप में बिताया। 4 जुलाई 1902 को भारत के इस महान सपूत की मृत्यु हो गई। उनकी याद में कन्याकुमारी के समुद्र के भीतर की बड़ी चट्टान को विवेकानंद रॉक मेमोरियल के नाम से जाना जाता है। वो तट से इस रॉक तक तैर कर गए थे और यहाँ उन्होंने साधना की थी। स्वामी विवेकानंद का पूरा जीवन मानव सेवा को समर्पित रहा। इस वजह से वो युगों युगों तक दुनिया के लिए प्रेरणा स्रोत बने रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। जाते जाते आपको छोड़ जाते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के साथ। नमस्कार। दिल्ली सरकार ने राजधानी में 9 नए हेल्थ सेंटर खोलने की घोषणा की है, जहां कोई भी इलाज या परामर्श ले सकेगा। ये सेंटर बुनियादी सुविधाओं से लैस होंगे। कुल 24 हेल्थ सेंटरों के लिए सरकार ने डीडीए से जमीन ली है। दिल्ली के पांडव नगर में एक हेल्थ सेंटर की नींव रखी जा चुकी है। सरकार का दावा है कि अगले 5 महीने में इसका काम पूरा हो जाएगा। वाइब्रेंट गुजरात सम्मेलन में अब तक कई बड़े उद्योग घरानों ने 28,000 करोड़ रुपए निवेश करने का वादा किया है। पिछले सम्मेलन के मुकाबले इस बार 15,000 लोग ज्यादा पहुँचे हैं। 13 जनवरी तक चलने वाले इस सम्मेलन में देश और दुनिया के कई बड़े उद्योगपति हिस्सा ले रहे हैं। पटना में एक गर्भवती महिला की मौत पर अस्पताल में परिवार वालों ने जमकर तोड़फोड़ की। महिला के परिवार वालों का कहना था कि डॉक्टरों की लापरवाही से महिला और बच्चे दोनों की जानें गई। इलाहाबाद में कुंभ मेले की तैयारियां जोरों पर है। 14 जनवरी से शुरू होने वाले कुंभ मेले में सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा को लेकर पुलिस अफसरों की बैठक हुई। बैठक में 14 जनवरी को शाही स्नान और आम स्नान के मद्देनजर सुरक्षा बढ़ाने पर बातचीत हुई। पुलिस के मुताबिक तैयारियां ऐसी होंगी जिससे तीर्थ यात्रियों को कोई परेशानी न हो। पूरे कुंभ मेला एरिया में हर सिपाही को लगभग 70-80 स्क्वायर मीटर की जिम्मेदारी दी गई है, जिसको दिन भर जितनी बार निकलेगा उतनी बार आंख से देख लेगा कि वो वहाँ पर कोई चीज तो नहीं पड़ी हुई है, खाली बैग तो नहीं पड़ा है, कोई नारियल तो नहीं है, कोई लोटा तो नहीं है, कोई डिब्बा टिफिन तो नहीं है। कहने का मतलब कोई आईईडी बम तो नहीं प्लांट करके चला गया है। पूर्वी चीन सागर में जापान और चीन के बीच तनाव बढ़ता जा रहा है। जापान के 2 F-15 लड़ाकू विमानों की ओर से चीन के Y-8 जंगी जहाज का पीछा करने के बाद चीन ने अपने 2 J-10 जंगी जहाजों को पूर्वी चीन सागर की ओर रवाना कर दिया है। चीन के यूनान प्रांत के एक गांव में शुक्रवार को हुए भूस्खलन में मरने वालों की संख्या 46 तक पहुंच गई है। इस इलाके में कुल 67 घर थे। भूस्खलन में सभी मकान तबाह हो गए हैं और कई लोग अब भी लापता हैं। अफ्रीकी देश माली के कार्यवाहक राष्ट्रपति जियोन कुंडे ट्राओरे ने देश में इमरजेंसी की घोषणा कर दी है। ये इमरजेंसी विद्रोहियों के साथ युद्ध के चलते लगाई गई है।